वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई पाठ 11 समता की ओर इस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कविता में समता की ओर से आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर समानता का कवि ने हमें कविता के माध्यम से समझाया है। इस कविता के कवि है मुकुटधर पांडे, जिनका जन्म हुआ है 30 सितंबर 1895 छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव बालपुर में। ये एक लेखक, निबंधकार, विद्वान और कवि रह चुके हैं। ये छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। सन 1909 में 14 वर्ष की मात्र आयु में इनकी पहली कविता आगरा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका स्वदेश बांधव में प्रकाशित हुई और उसके बाद इन्होंने कविता संग्रह पूजा के फूल ये प्रकाशित किया। इन्होंने कई रचनाएं लिखी है और इस वजह से हिंदी के विकास में योगदान के लिए इन्हें विभिन्न अलंकरण और सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें सन 1976 में पद्मश्री से नवाजा गया। छायावाद के जनक माने जाने वाले श्री मुकुटधर पांडे जी का निधन 6 नवंबर 1989 को हुआ। बच्चों, इस पाठ में इनका जो परिचय दिया गया आपके सामने प्रस्तुत है। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि, जिनका 12 वर्ष की अल्पायु से इन्होंने लेखनी कार्य शुरुआत कर दी थी। इनकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। इन्होंने पद्य के साथ साथ गद्य पे भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। यहाँ पे इनकी प्रमुख कृतियां पूजा फूल, शैलवाला, लक्ष्मा, परिश्रम, हृदयदान, मामा, स्मृति पुंज इत्यादि इनकी रचनाओं के और कृतियों के नाम यहाँ पर प्रस्तुत है आपके पाठ्य पुस्तक में। बच्चों, इस कविता में पद्य संबंधी हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है शिशिर ऋतु का। शिशिर ऋतु अर्थात शीत ऋतु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य ऋतु में यह शीत ऋतु आती है और इस ऋतु में जो महीने होते हैं उसमें अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिससे ज्यादातर जो परेशान होते हैं वो होते हैं प्राणी, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्ति। अभावग्रस्त व्यक्ति का अर्थ है यहाँ पे जो दीन दुखी व्यक्ति होते हैं, जो निर्धन होते हैं, जिनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं होती है। और यहीं पर वो कहना चाहते हैं कि जो समाज का दूसरा वर्ग होता है, जो अमीर वर्ग होता है, जो धनवान वर्ग होता है, वो पूरी तरह से इस ऋतु का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है, इसलिए इन दोनों को इसलिए धनवान व्यक्ति को एक निर्धन व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, समाज के बारे में सोचते हुए उन्हें भाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। यह कविता हमें समानता के बारे में सिखा रही है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको भारत की प्रमुख 6 ऋतुओं के बारे में जानकारी देती हूँ, जहाँ पर इन ऋतुओं में सर्दी और गर्मी अलग अलग स्तर पर पड़ती है। सबसे पहले वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन जिसे कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, वर्षा ऋतु, मानसून सीजन, शरद ऋतु, ऑटम, हेमंत ऋतु, प्री विंटर और शिशिर ऋतु, विंटर सीजन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने मैं वसंत ऋतु की चर्चा करूंगी। वसंत ऋतु में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए इसे सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये मार्च और अप्रैल में वसंत ऋतु का आगमन भारत में होता है। यहाँ पर भारत के मुख्य त्योहार भी इसी ऋतु में मनाए जाते हैं, जैसे गुड़ी पाड़वा, होली, रामनवमी इत्यादि। इसके आगे बढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु, जिसे गर्मियों का मौसम कहते हैं। यह मौसम अंग्रेजी महीने के हिसाब से अप्रैल तथा जून महीने में आता है। इसके आगे है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है तो ठंडी बूंदें तपती धरती के प्यास बुझाती है और सभी सूखे तालाब और कुएं को पानी से भर देती है।
वर्षा ऋतु के बाद अगला ऋतु हमारे सामने है शरद ऋतु। इस मौसम में हमें पूरा आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, गर्मी कम हो जाती है। इस मौसम को पतझड़ ऋतु भी कहा जाता है, जहाँ पर पेड़ के पत्ते गिरते हैं और ओस की बूंदें हरी हरी घास पर दिखाई देती है। यह ऋतु अगस्त महीने से शुरू होती है और अक्टूबर तक चलती है। अगली ऋतु है हमारे सामने हेमंत ऋतु, और इस मौसम में ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए इसे प्री विंटर सीजन कहा जाता है। इस मौसम से सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। यह होता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में। और अंत में हमारे सामने है शिशिर ऋतु, जिसे विंटर सीजन कहा जाता है, शीत ऋतु कहा जाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा अत्यधिक ठंड पड़ती है। आपके सामने आप देख सकते हो किस तरह से बर्फ की चादर सारी जगह आपको दिखाई दे रही है। तो पहाड़ी इलाके में बर्फ की सफेद चादर, ये पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक जाता है, और अत्यधिक ठंड पड़ने की वजह से ऊनी कपड़े और गर्म कपड़ों की हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है इस ऋतु में। तो यहाँ पर मैंने आपको संक्षेप में भारत की प्रमुख 6 ऋतुओं के बारे में आपको जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत में जो प्रमुख ऋतुओं के नाम बताए, वहां पर सबसे मैंने आपको बताया इस कविता में हमारे सामने शीत ऋतु की चर्चा की गई है। शीत ऋतु का आगमन होता है कार्तिक से माघ महीने में, जिसे हम अंग्रेजी महीनों के अनुसार नवंबर से फरवरी तक कह सकते हैं। भारत में नवंबर से शुरू हुई ठंड दिसंबर तक आते आते भीषण ठंड में बदल जाती है, और इस ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी होती है। सूर्य की जो गर्मी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में अच्छी नहीं लगती, वह अब इस ऋतु में उन्हें प्यारी लगने लगती है। लोग धूप का आनंद लेने लगते हैं, इसलिए सर्दियों में लोग आग का भी आनंद लेते हैं। बच्चों, गरीबों के लिए शीत ऋतु बहुत कष्टदायी होती है। उनके पास प्रायः कंबल, स्वेटर, रजाई आदि खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। ऐसे लोग आग से ही राहत का अनुभव करते हैं। अमीरों के लिए शीत ऋतु बहुत आनंददायक होती है, क्योंकि उनके पास अच्छे गर्म कपड़े होते हैं, रंगीन जैकेट, कोट या स्वेटर भी पहनते हैं। और शीत ऋतु में तापमान कम होने की हालत में गरीबों के लिए अलाव और बेघरों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है। तो आइए अब हम करते हैं कविता के पहले पद से इसकी शुरुआत। कविता है, बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु है आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुजंटिका है छाई। ये कविता का पहला पद आपके सामने प्रस्तुत है। बीत गया हेमंत भ्रांत। कवि कहते हैं कि हेमंत भाई, जो प्री विंटर सीजन है वो बीत चुका है। यहाँ कवि ने शिशिर ऋतु का आगमन बताया है कि शिशिर ऋतु की भीषण ठंड का सजीव चित्रण करते हुए बताते हैं कि भ्रांता मतलब भाई हेमंत के जाने के बाद शिशिर ऋतु आ गया है। इस ऋतु के कारण प्रकृति जैसे तेजहीन हो गई है। यहाँ पर मीनिंग बताया मैंने आपको। द्युतिहीन का अर्थ है तेजहीन। धरती पर हर तरफ ठंड के कारण कोहरा छा गया है। कुजंटिका, अवनी मतलब धरती, कुजंटिका मतलब कोहरा। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि धरती पर हर तरफ ठंड के कारण कोहरा छा गया है, हर तरफ धुंधला दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से जो भी जीव जंतु है पृथ्वी पर वो सभी क्या हो गए, अपने अपने घरों में चले गए हैं। जहाँ पे भी वे रहते हैं वे सिकुड़ कर अपने अपने घरों में रह रहे हैं। तो इस ऋतु की वजह से जीवों की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हो गई है, प्रकृति तेजहीन हो गई है। यहाँ पर कवि शिशिर ऋतु का सजीव वर्णन यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य किस प्रकार से यहाँ पर तेजहीन दिखाई दे रहा है, और किस तरह से कोहरे की वजह से सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। जो बड़े वृक्ष है उस पर भी कितनी सारी पत्तियां हैं, मगर वो सब भी बहुत ही धुंधली हमारे सामने चित्रित हो रही है। इस प्रकार का मौसम हमारे सामने शिशिर ऋतु के समय आ जाता है। बच्चों, इस कविता का अगला पद, पड़ता खूब तुषार, पदम दल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। यहाँ पर तुषार का अर्थ है ओस की बूंदे, पदम दल का अर्थ है कमल, तालों का अर्थ है तालाब, बिल खाते अर्थात दुखी, नृप का अर्थ है राजा, दंडों से अर्थ है सजा, और यथा का अर्थ है उसी प्रकार।
शिशिर ऋतु में बहुत अधिक ठंड पड़ने की वजह से तालाबों में जो खिले हुए कमल के फूल हैं, भीषण ठंड से वो बहुत ही दुखी है। यहाँ पर कवि ने इन फूलों के उदाहरण से हमारे सामने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जिस तरह से कमल के दलों में पड़ी ओस की बूंदें आंसू की जैसे प्रतीत हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक अन्यायी राजा अपने दंडों से प्रजा को दुख देता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि आंसू, ओस की बूंदें आंसू की भांति प्रतीत हो रही है और ऐसा लगता है जैसे कि फूल उसी भांति है शिशिर ऋतु में दुखी है, जिस प्रकार अन्यायी राजा के दंडों से प्रजा दुखी होता है। कविता का अगला पद आपके सामने प्रस्तुत है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर स्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। तो यहाँ पर स्वान का अर्थ मैंने लिखा है कुत्ता और सियार का अर्थ है सियार। तो कवि हमारे सामने कहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य मौसमों में रात्रि के समय लोग कभी कभी अपने घर के बाहर बरामदे अथवा खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाते थे, पर वही शिशिर ऋतु में ठंड की वजह से बचने के लिए वे अपने घरों में रहते हैं, अपने घरों में सोते हैं। लेकिन कुत्ते व सियार और अन्य जीव जंतु, अन्य पशु पक्षी इस ठंड की वजह से वो बहुत बुरी तरह से रोते हैं, बिलखते हैं और वो इस ठंड में बहुत पीड़ित होते हैं। किसी तरह से वो अपनी रातों को गुजारते हैं। कविता की अगली पंक्तियां। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लग या मन में है भय पाता। यहाँ पे अर्धरात्रि का अर्थ है आधी रात, शून्य का अर्थ है यहाँ पर खाली, लग का अर्थ है देखकर। तो बच्चों यहाँ पर हमें कवि कहना चाहते हैं कि आधी रात को अन्य मौसमों की तरह जहाँ सारा आकाश, चंद्रमा की चांदनी और तारों से भरा आकाश सुंदर व आकर्षित दिखाई देता है, वहीं जो शीत ऋतु होती है, शिशिर ऋतु में आकाश में कोहरा छा जाने की वजह से कोई व्यक्ति अपने कमरे से निकलकर आंगन में नहीं आता। अगर वो आता भी है तो उसे तारों और चंद्रमा की चांदनी की जगह पर कोहरा दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं कि इस ऋतु में जब रात ऐसे लगती है जैसे कि पूरा आकाश खाली हो गया हो, रिक्त हो गया हो, जिसे देखकर व्यक्ति को मन में भयभीत और व्यक्ति मन से भयभीत हो उठता है, वह डर जाता है। तो इस वजह से यह ऋतु रात के समय अत्यंत भयंकर प्रतीत होती है। कविता का अगला पद, अगली पंक्तियां हैं। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यहाँ पर मलिन का अर्थ है मैले, चंद का अर्थ है चंद्रमा, पांडु वर्ण का अर्थ है पीला रंग। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि कोहरे के कारण तारों की चमक धुंधली पड़ गई है, जैसे कि वे मैले हो गए हैं। चंद्रमा कोहरे की परत से ढक जाने के कारण हल्का पीला व धुंधला नजर आ रहा है। यह परिवर्तन कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी राज्य पर कोई संकट आ गया हो, जिसके कारण सभी ओर भय और आतंक का वातावरण बन गया हो। कविता की अगली पंक्ति है। धनियों के है मौज, रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। यहाँ पर कवि ने दीन दरिद्रों का अर्थ बताया गरीब, मत्थे का अर्थ है माथा और पौ बारे का अर्थ है, एक तरह से ये कहावत होती है, पौ बाहर होना मतलब लाभ ही लाभ होना। देखो बच्चों, तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि धनियों के तो लाभ ही लाभ होते हैं, क्योंकि उनके पास शिशिर ऋतु से बचने के लिए कई तरह के कपड़े होते हैं और डिजाइनर कपड़े, जो ऊनी गर्म कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि धनी व्यक्तियों की तो खुशहाली होती है, वो तो इस ऋतु का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि गरीबों के लिए तो दुख दर्द वो लेकर आता है शिशिर ऋतु। धनी समाज के पास सभी भौतिक सुविधाएं होती है, जिस कारण वो भीषण ठंड में भी वो ठिठुरते नहीं, क्योंकि उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक होती है। वे अपने अपने घरों में इस ठंड का आनंद उठाते हैं। इसके विपरीत जो गरीब वर्ग होता है, इस ठंड में वो मजबूर हो जाते हैं, उनके पास कोई
सुख सुविधाएं नहीं होती है, जिसके चलते इस ठिठुरती ठंड में वे बहुत ही कष्ट झेलते हैं। आगे कवि कहते हैं, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न मिलती भाजी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि धनियों के तो मौज होते हैं, धनी व्यक्तियों के तो वे भौतिक सुख सुविधा से संपन्न होने की वजह से अपने घरों में हलवा पूड़ी, ताजा दूध मलाई आदि व्यंजनों का वो सेवन करते हैं। और वहीं पर विपरीत गरीब वर्गों को 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती है। इसका कारण यह है कि गरीब वर्ग रोजाना मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन जब इस ठंड की वजह से वो घर से निकलते नहीं है, जल्दी सोचते नहीं है कि मतलब बाहर जाएंगे तो उनके पास उस तरह के कपड़े नहीं है, तो इसकी वजह से वो नियमित रूप से मजदूरी नहीं कर पाते, जिससे उन्हें भोजन के भी लाले पड़ जाते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। अगली पंक्ति है आपके सामने, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु में एक तरफ जहाँ अमीर वर्ग शाल दुशाले ओढ़े और भौतिक सुविधाओं के चलते इस ऋतु का, इस ठंड के मौसम का आनंद उठाते हैं, वहीं गरीब वर्ग के पास तन ढकने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं होते। वे ठिठुरते रहते हैं, वे कांपते रहते हैं। इस शिशिर ऋतु में पड़ने वाली जो पाले अर्थात बर्फबारी, पाले का अर्थ होता है बर्फबारी, तो इस बर्फबारी को झेलने के लिए वे मजबूर होते हैं, उनके पास और कोई भी चारा नहीं होता है और वो इस तकलीफ से गुजरते रहते हैं। इस प्रकार का कवि ने यहाँ पे हमारे सामने वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं, वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। तो यहाँ पर आपको किसी भी कठिन शब्द का अर्थ नहीं, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सुख साधनों और संसाधनों की चर्चा की गई है। तो समृद्ध लोग ऊंचे ऊंचे सुंदर महलों में रहते हैं, जिनके घरों में सारी सुख सुविधाएं होती है, और वहीं पर विपरीत और जब गरीब के घर में कुछ भी नहीं होता, उनके घर भी इस तरह से टूटे फूटे होते हैं, जीर्ण शीर्ण होते हैं, उनके घर की छप्पर भी टूटी फूटी होती है, जिसमें से ठंड में वे अपने घर में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो आवश्यक साधन सामग्रियों की कमी और इस तरह से जो विपरीत परिस्थितियां होती है उसकी वजह से उनके घर में उदासी छाई होती है। तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि दोनों प्रकार के घरों में कितना अंतर है। अगली पंक्ति आपके सामने है, पहले हमें उदर की चिंता थी ना कदापि सताती, माता समती प्रकृति हमारी पालन करती जाती। बच्चों यहाँ पर उदर का अर्थ है पेट और कदापि का अर्थ है कभी नहीं। तो यहाँ पर हमें कवि कहते हैं, बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक समय था जब हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे, तब हम जंगलों में भटकते हुए अपने जीवन यापन करते थे। तो उस वक्त प्रकृति ही हमारा पालन पोषण करती थी। किसी व्यक्ति को पेट भरने की चिंता नहीं थी, क्योंकि माता की तरह प्रकृति सभी जीवों का पेट भरती थी। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जब पेड़ पर लगने वाले फल फूल इत्यादि खाकर सभी लोग अपना पेट भर लेते थे, अब विपरीत समय में क्या हो गया, वर्तमान समय में आज समाज का 2 वर्ग हो गया है। एक वर्ग विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, तो दूसरा वर्ग 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज हो रहा है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कवि की जब प्रकृति हमारा पालन पोषण करती थी तो किसी तरह की विभिन्नता नहीं थी, और आज हमारे समाज में 2 वर्ग होने की वजह से बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई, तो हमारे यहाँ पर समानता की आवश्यकता है। अब कविता की आखिरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। हमें अपने भाई का उपकार करना ही चाहिए। यहाँ पर कवि हमें प्रार्थना करते हैं कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज का हिस्सा है, और इसलिए सभी को अपने समाज व लोगों के प्रति जिम्मेदारियां होती है। इन जिम्मेदारियों का एहसास तभी हो सकता है जब हमारे बीच में एकता और भाईचारा होगा, तभी हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो समानता और विश्व बंधुता हम आज तक अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें एक वर्ग से दूसरे वर्ग को हमें मदद करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए,
तभी इस बंधुत्व की यही भावना हमारे अंदर जागृत होने से हमारे देश का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा। यहाँ पर वो प्रयत्न कर रहे हैं कि समाज के जो धनी वर्ग है वे गरीब वर्ग के लोगों की सहायता करे, मदद करे। इसलिए इस पाठ का नाम, इस कविता का नाम समता की ओर है, क्योंकि वो समाज में समानता देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास उतना होना चाहिए कि जिसकी वजह से वह अपना जीवन व्यापन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अब स्वाध्याय की तरफ से। यहाँ पर आपके सामने जो पाठ में पहला स्वाध्याय है वो प्रस्तुत है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं और धरती पर क्या परिवर्तन है? इसका उत्तर है प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति तेजहीन हो जाती है और धरती पर चारों ओर कोहरा छा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको जीवन शैली बताना है। शिशिर ऋतु में धनी लोगों की जीवन शैली और गरीब लोगों की जीवन शैली कैसी होती है? यहाँ पर उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। धनी व्यक्ति और दरिद्र व्यक्ति। शिशिर में धनियों की मौज होती है और गरीब के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। धनी व्यक्ति हलवा पूड़ी और दूध मलाई खाते हैं, गरीब सूखी रोटी और भाजी को तरसते हैं। और धनी लोग रंगीन और कीमती शाल दो शाल ओढ़ते हैं, गरीब अपने खुले बदन पर ओलों की मार झेलते हैं। धनी व्यक्ति सुविधा संपन्न महलों में निवास करते हैं, गरीब व्यक्ति टूटे फूटे घरों में रहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रात को बाहर होने वाला प्राणी आकृति पूर्ण कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, रात को बाहर होने वाले प्राणियों का नाम कविता में दिया गया है। कुत्ता, सियार, इसे स्वान और स्यार भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पर तालिका पूर्ण कीजिए है। ऋतुओं के नाम दिए गए, अंग्रेजी माह और हिंदी माह में यहाँ पर आपको नाम लिख रहा है कि वसंत ऋतु का अंग्रेजी माह का नाम है मार्च अप्रैल और हिंदी माह का नाम है चैत्र वैशाख। इसी प्रकार अन्य ऋतुओं का आपको नाम लिखना है। यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है ऋतुओं के नाम, अंग्रेजी माह और उनके हिंदी माह महीनों के नाम। तो ग्रीष्म ऋतु है मई और जून, ज्येष्ठ और आषाढ़। वर्षा ऋतु का आगमन होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने। और यहाँ पर हिंदी माह के अनुसार श्रावण और भाद्रपद। शरद ऋतु अक्टूबर और नवंबर, आश्विन और कार्तिक। हेमंत ऋतु है दिसंबर और जनवरी, हिंदी माह के अनुसार इनका नाम है मार्गशीर्ष और पौष। शिशिर ऋतु का आगमन ज्यादा होता है जनवरी फरवरी और यहाँ पर हिंदी महीनों के अनुसार माघ और फागुन। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर ये शब्द हो। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, ये उत्तर है, आपको प्रश्न तैयार करना है। उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर शिशिर जो पहला शब्द था उससे मैंने प्रश्न बनाया है, कौन सी ऋतु आई है। इसी प्रकार से आपको पद्म दल, लोक और राज्य, इन शब्दों से आपको प्रश्न बनाना है। आगे आपको गृह कार्य के रूप में उपयोजित लेखन दिया जा रहा है। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में यह उपयोजित लेखन दिया हुआ है। विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग है। इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में आप निबंध लिखिए। आपको बताना है कि विश्व बंधुता, विश्व में एकता होना क्यों आवश्यक है। इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है अपने शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में। बच्चों, उम्मीद है आपको इस कविता का सारांश अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी भी इसी तरह से समाज और देश के विकास के लिए आप लोगों की मदद कीजिए। धन्यवाद।